हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपी टेट और सुपर टेट 2023 के लिए हमारी यह सीरीज चल रही है। तो इसमें हम बुद्धि को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के मापन के विषय में। यहाँ से मैंने आपको कल की वीडियो में करा दिया था, आप इनको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे थर्ड टॉपिक था कि जो बुद्धि मापन की विधि होती है, इनके बारे में यहाँ पे हम समझते हैं कौन कौन सी विधि होती है, किस तरीके से हम बुद्धि का मापन करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था इससे पहले की वीडियो में कि जो वर्गीकरण होता है क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वर्गीकरण से, तो यहाँ पे जो आपका 140 से अधिक 140 से अधिक आपका आईक्यू होता है, वह बच्चे कैसे होते हैं? वह बच्चे आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे यहाँ पे मैं और बात करती हूँ। जो आपके 90 से लेकर 110, 90 से 110 इनका आईक्यू होता है, वह बच्चे कैसे होते हैं? तो वह बच्चे आपके सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। कैसी बुद्धि वाले होते हैं? तो वह सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि जो आपके जिनका जो 70 और 80 के बीच में होता है, वह थोड़े से कम बुद्धि के होती हैं, यानी कि उनकी बुद्धि होती है थोड़ी मंद होती है। 70 से कहाँ तक? 80 के बीच में होती है। वह कैसी बुद्धि के होते हैं? तो वह आपके मंद बुद्धि के बच्चे हो जाते हैं। और जिनका आईक्यू 25 से कम हो जाता है, तो वह कैसे होते हैं? वह आपके जड़ बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो आपका 140 से अधिक होता है, वहाँ पे आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। 90 से 110 होता है, वह आपके सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 70 से 80 के बीच में मंद बुद्धि वाले होते हैं। और 25 से कम होता है उनका, वह आपके जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं बुद्धि के मापन के बारे में। तो समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनाता है कि सर्वप्रथम मानसिक आयु का जो संप्रत्यय दिया था वह किसने दिया था? तो सबसे पहले मानसिक आयु का संप्रत्यय देने वाले कौन थे? बिने थे। कौन थे? बिने थे। बिने ने दिया था। कब दिया था? तो 1905 में आपका यह मानसिक आयु का संप्रत्यय दे दिया था। किसने? स्टैनफोर्ड बिने ने आपका 1905 में मानसिक आयु का क्या दे दिया? संप्रत्यय दे दिया था। ठीक, नेक्स्ट आता है कि बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? तो बुद्धि लब्धि का आविष्कार टर्मन ने किया था। किसने किया था? बुद्धि लब्धि का आविष्कार टर्मन ने किया था। आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो बुद्धि लब्धि होती है इसको हम कैसे मापते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मापन के बारे में समझ रहे हैं। तो बुद्धि लब्धि का जो मापन होता है, किस तरीके से हम इसका मापन करते हैं? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक, इस तरीके से हम करते हैं। कैसे करते हैं? आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे हम इसका यह जो सूत्र है आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश में आता है तो IQ बराबर MA, यहाँ पे CA आता है और 100। ठीक, आपको यह ध्यान रखना है MA और CA।
ठीक, मानसिक आयु पहले आएगी, वास्तविक यहाँ पे नीचे आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको उदाहरण के लिए कि किसी बालक की जो मानसिक आयु है कितनी है, 15 वर्ष है, और उसकी वास्तविक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो उस बच्चे की क्या बतानी है, आपको बुद्धि लब्धि बतानी है। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस सूत्र को रखकर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि उस बच्चे की मानसिक आयु कितनी थी। IQ के बारे में हमें पूछा है, यहाँ पे कितनी है मानसिक आयु, 15 है। वास्तविक की बात की गई, यहाँ पे वास्तविक है तो यह आपकी 12 है। ठीक, यहाँ पे हम 100 से यहाँ पे कर देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हम इसको किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं। तो 3 पंजे 15 होता है, 3 चौके 12 होता है, और यहाँ पे 4 से इसको काट देते हैं 100 को, तो आपका यहाँ पे 25 बार कट जाता है। 25 का गुणा 25 में करेंगे, 25 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आ जाता है आपका, 125 आ जाता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाता है। उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी, 125 हो जाएगी। ठीक, उस फॉर्मूले को रख देना है, IQ बराबर MA अपॉन CA, ठीक, गुणा 100। इस तरीके से आपको रख देना है, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे समझा कि बुद्धि लब्धि को कैसे निकालते हैं। तो यह बच्चा 125 बुद्धि वाला है, तो इसकी बुद्धि कैसी है, प्रखर बुद्धि है। इस बच्चे की कैसी बुद्धि हो जाती है, प्रखर बुद्धि हो जाती है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो 140 से अधिक होती है, प्लस में होती है, तो वह बच्चे कैसे होते हैं, वह बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और जिनका 90 और 110 के बीच में होता है, वह आपके सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि IQ 100 या इसके आसपास होती है, तो वे माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे माने जाते हैं। क्योंकि 90 से 110 के बीच में होना क्या हो जाता है, 90 से 110 के बीच में होना, यह आपके सामान्य बुद्धि वाले बच्चे आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो औसतन बुद्धि लब्धि वाले बच्चे व्यक्ति पाए जाते हैं। जो औसतन यानी एवरेज जिनकी बुद्धि होती है सबसे ज़्यादा वही होते हैं जो इनका IQ 90 से 110 के बीच में होता है। यहाँ तक बात क्लियर। जो आपके एवरेज बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उनका IQ कितना होता है, उनका IQ 90 से 110 के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं CABD की। किसकी बात करते हैं, CABD परीक्षण की। तो यह परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो यहाँ पे आपके थार्नडाइक हो जाते हैं। CABD परीक्षण किसने दिया था, तो यह आपके थार्नडाइक हो जाते हैं। थार्नडाइक की बात करूँ तो यह कहाँ के रहने वाले हैं, तो थार्नडाइक आपके अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने प्रयोग की बात करते हैं, तो प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। कैसी बिल्ली थी, बिल्ली भूखी थी, भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। इनके कितने नियम हैं, तो इनके 2 नियम हो जाते हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। पहला आता है आपका यहाँ पे मुख्य नियम और दूसरा आता है इनका गौड़ नियम। ठीक, 2 नियम हो जाते हैं इनके। पहला आता है मुख्य नियम और दूसरा आता है गौड़ नियम। मुख्य नियम में इनके 3 नियम होते हैं, गौड़ नियम में इनके 5 नियम हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इन्हीं के बारे में है कि एडवर्ड ली थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि है, कैसी है, इनके अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है, अमूर्त का मतलब क्या होता है कि जो न दिखाई देने वाली बुद्धि होती है वही आपकी अमूर्त बुद्धि कहलाती है। न दिखाई देने वाली बुद्धि, न दिखाई देने वाली बुद्धि कैसी होती है, अमूर्त बुद्धि कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, कि बुद्धि को सामाजिक बुद्धि
यांत्रिक बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया था। तो इन 3 बुद्धियों के बारे में थॉर्नडाइक ने विभाजित किया है। इन्होंने बुद्धि को कितने प्रकार में बांटा है, तो 3 प्रकार से बांटा है। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। दूसरे पर आता है आपका यांत्रिक, यांत्रिक इसी को हम गामक बुद्धि बोलते हैं। ठीक, आगे आता है आपका थर्ड आपकी अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, यह आपकी क्या हो जाती हैं, 3 बुद्धि हो जाती हैं, सामाजिक, यांत्रिक और तीसरी आपकी अमूर्त बुद्धि। किसके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। बुद्धि का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है यह किसने दिया था, तो यह आपके जीन पियाजे हो जाते हैं। जीन पियाजे हो जाते हैं जिन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी और हो जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं आपका ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और विकासात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक, ज्ञानात्मक, विकासात्मक विकास का और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इनके सिद्धांत के अन्य नाम हो जाते हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो यह रहने वाले कहाँ के थे, तो यह आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं पर प्रयोग किया था। बच्चों की अवस्थाओं में जो हुआ परिवर्तन था उनके बारे में इन्होंने जाना था। तो अपने बच्चों की ही अवस्थाओं के बारे में इन्होंने प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को हम अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जीन पियाजे के बारे में इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक विकास का सिद्धांत। और बात करते हैं रहने वाले कहाँ के थे, तो यह आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं के बारे में खोजा था, जिन्होंने इनकी बच्चों की जो अवस्थाएं थी उनमें हुए परिवर्तन को इन्होंने खोजा था। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बहुविधि सिद्धांत के पिता हैं। बहुविधि सिद्धांत के पिता कौन हो जाते हैं, आपके हार्वर्ड गार्डनर हो जाते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जो जनक हो जाते हैं, पिता हो जाते हैं, हार्वर्ड गार्डनर हो जाते हैं। इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार से बांटा है। 8 प्रकार से क्या किया है, बांटा है। और इन्होंने कहा है कि अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है, तो इनके बुद्धि के कितने प्रकार हो जाते हैं, 8 प्रकार हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका बहुकारक का सिद्धांत है वह किसने दिया है। बहुकारक का सिद्धांत की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक हो जाते हैं। और यहाँ पे हम बहुविधि की बात करते हैं तो आपके हार्वर्ड गार्डनर हो जाते हैं। बहुविधि की बात करते हैं तो हार्वर्ड गार्डनर हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुकारक की बात करते हैं, कारक आ जाता है तो वहाँ पे आपके थॉर्नडाइक हो जाते हैं। इन्होंने इस तरीके से कहा है। तो यह कैसा सिद्धांत है इनका, बहुकारक सिद्धांत है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, बहुकारक का सिद्धांत, और इसको हम बालू का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किसके सिद्धांत के नाम से, बालू के सिद्धांत के नाम से जानते हैं इनके सिद्धांत को, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का तरल ठोस मॉडल दिया था। बुद्धि का जो तरल ठोस मॉडल है किसने दिया था, तो यह आपका कैटल है। कैटल ने यह मॉडल दिया था। यहाँ तक बात क्लियर। किसने दिया था, तो यह आपके कैटल हो जाते हैं। इन्होंने बुद्धि का जो मॉडल है तरल ठोस का वह दिया था। यह भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्टार लगा के आप इसको लिख लेना। ठीक,
चलिए, अब यहाँ पे हमने बताया कि जड़ बुद्धि वाले बच्चे कैसे होते हैं। जिनका IQ 125 से कम होता है वह आपके जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। 125 से कम जिनका IQ होता है वह आपके जड़ बुद्धि वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 140 प्लस होता है वह कैसे होते हैं। वह आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और जिनका IQ 90 से 110 के बीच में होता है वह कैसे बच्चे होते हैं। आपके एवरेज बच्चे होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। और जिनका 70 और 80 के बीच में होता है वह आपके मंद बुद्धि वाले बच्चे हो जाते हैं। और हम यहाँ पे 25 से कम की बात करते हैं तो यह आपके कैसे हो जाते हैं, जड़ बुद्धि वाले बच्चे हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिया परीक्षण समूह देन है। जो आपका क्रिया परीक्षण है यह किसकी देन है, तो यह आपका भाटिया की देन है। किसकी देन है, यह आपके BD भाटिया हैं, इनकी देन है। कौन सा, यह आपका समूह क्रिया परीक्षण। ठीक, समूह क्रिया परीक्षण किसकी देन है, तो यह आपकी BD भाटिया की देन है। आगे बात करते हैं कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जो आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है किसने दिया था, तो यह आपके JP गिलफोर्ड हो जाते हैं। इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, JP गिलफोर्ड ने दिया था। यहाँ तक बात क्लियर। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, तो यह आपके JP गिलफोर्ड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता हैं। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता कौन हो जाते हैं, तो थर्स्टन इनके पिता हो जाते हैं। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता कौन होते हैं, थर्स्टन हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता कौन होते हैं, तो पदानुक्रमिक बुद्धि के सिद्धांत के पिता आपके वर्णन हो जाते हैं। कौन होते हैं, वर्णन हो जाते हैं, पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता। आगे बात करते हैं। IQ को परिभाषित किया था, किसने परिभाषित किया था, तो IQ को विलियम स्टर्न ने परिभाषित किया था। और जो आपका IQ है इसका आविष्कार किसने किया था, IQ का आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कार टर्मन ने किया था। किसने किया था, टर्मन ने किया था। तो आपको ध्यान रखना है, IQ को परिभाषित स्टर्न ने किया था, लेकिन जो IQ का जो आविष्कार है वह किसने दिया था, तो यह टर्मन ने दिया था। जो आपका सूत्र है बुद्धि लब्धि का, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। यह जो सूत्र है आपका किसने दिया है, टर्मन ने दिया है। लेकिन IQ को परिभाषित किसने किया है, तो स्टर्न ने IQ को परिभाषित किया है। आगे बढ़ते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं। बिना पढ़े लिखे लोग के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं, तो यह आपके समूह बुद्धि परीक्षण अपनाए जाते हैं। कौन से परीक्षण हो जाते हैं, समूह बुद्धि परीक्षण हो जाते हैं। जो पढ़े लिखे यानी कि जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए यह अपनाए जाते हैं। कौन से होते हैं, समूह बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक हमने समझा बुद्धि के मापन के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात करते हैं, जो आपका समूह परीक्षण होता है इसमें क्या होता है, धन की बचत होती है। क्या होता है, धन की क्या होती है, बचत होती है। क्योंकि चीज़ें कैसी होती हैं, समूह में होती हैं, ग्रुप में होती हैं, तो हमें इसमें धन की बचत हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक, चलिए आपको मैंने बता दिया बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, बिल्कुल फिक्स है। या तो आपसे सूत्र पूछ लिया जाएगा या फिर जो उदाहरण देके आपको यह आंसर निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बिल्कुल फिक्स है। ठीक, चलिए। और जो आपकी बुद्धि है इसके जनक, बुद्धिमत्ता के जो जनक हैं कौन माने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बुद्धि
बुद्धिमता के जनक जनक की बात करते हैं तो कौन होते हैं आपके यहाँ पे गाल्टन हो जाते हैं। बुद्धिमता के जनक कौन होते हैं आपके गाल्टन होते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए और एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पे कि बुद्धि मॉडल की संरचना किसने प्रस्तुत की थी। बुद्धि मॉडल की संरचना किसने प्रस्तुत की थी, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बुद्धि मॉडल की संरचना किसने प्रस्तुत की थी, तो यह आपके यहाँ पे गिलफोर्ड हो जाते हैं। कौन होते हैं, गिलफोर्ड हो जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करेंगे। तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लगना है। अभी से आपको यूपी टेट की तैयारी को बेहतर बनाना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है।